आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से पौधा और विशालकाय हाथी में क्या समानता है, या फिर एक इंसान और एक बैक्टीरिया के बीच में क्या समान विशेषताएं हैं? आज हम इसी रहस्यमय दुनिया सजीव जगत के बारे में जानेंगे। और यदि मैं सजीव जगत की बात करूं दोस्तों, तो सजीव जगत उन सभी जीवों का समूह को कहते हैं जिनमें विकास, प्रजनन, अनुकूलन और विभिन्न जैविक क्रियाएं होती है, या विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। उन सभी जीवों को लेकर या उन सभी जीवाणुओं को लेकर विशाल पेड़ पौधों से लेकर जंतुओं तक फैला ये पूरा जो जगत है, जिसे सजीव जगत कहा जाता है। ठीक है, सो हम सजीव जगत को बहुत ही अच्छा से और हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि मैं बात करूं सजीव जगत की, तो सजीव जगत का जो अध्ययन है दोस्तों, वो किया जाता है किसमें? जीव विज्ञान में किया जाता है। तो सजीव जगत के जितने भी जो प्राणी होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उन सभी का जो अध्ययन है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जिनमें कि आपको देखने को मिलेगा सजीव जगत की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, साथ ही साथ सजीव जगत को अलग अलग वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ जीवन के जो विभिन्न पहलुओं में जो विभाजित किया गया है, वो हमें कहीं न कहीं यहाँ से देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से जितने भी सजीव जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव-जंतु हैं, उन सभी का जो अध्ययन है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों जीव विज्ञान के पिता की, सो आप सभी को पता ही होगा कि जीव विज्ञान के जो पिता है वो है अरस्तू, है ना? सो अरस्तू को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है और इसी के माध्यम से जीव विज्ञान शब्द आया। ठीक है? सो इस प्रकार से यहाँ पे जीव विज्ञान का आगमन यहाँ पे होता है दोस्तों। और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी यानी कि जीवित जो जंतु है या जीवित जीव है, वो चाहे बैक्टीरिया हो या पेड़ पौधे हो, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जीव विज्ञान की शुरुआत होती है, और जिसमें कि अब यहाँ पे दो प्रकार से जो है अरस्तु ने सजीव जगत को बांटा दोस्तों, एक पौधों के आधार पर और एक जंतुओं के आधार पर। इसमें पौधों के आधार पर ऐसे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको रखा, उसके बाद में जो जंतु वर्ग के जो अंतर्गत आने वाले जो जीव है उनको जंतुओं में रखा। सो इस प्रकार से अरस्तु ने सबसे पहले जो है सजीव, यानी कि हम कह सकते हैं कि सजीव जगत को दो भागों में, यानी कि दो अलग अलग भागों में बांटने का यहाँ पे प्रयास किया है। ठीक है, सो ये पहला प्रयास जो है अरस्तु के द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये हम कह सकते हैं दोस्तों, जो ये जो विभाजन हुआ, यानी कि दो प्रकार से जो इसने बांटा है दोस्तों अरस्तु ने, वो बांटा है आकार और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और इस क्लास में वही पॉइंट आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। और खासकर उन पॉइंटों को मैंने बहुत ही अच्छे से फिल्टर करके लेके आया है, जो आपको बहुत अच्छा से पॉइंटों को समझने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ एक-एक पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों थोड़ा गहराई में, और हम यहाँ पे समझते हैं सजीव जगत का इतिहास को, यानी कि इससे पहले जो है किन-किन मनोवैज्ञानिकों ने या किन-किन वैज्ञानिकों ने इस पर दृष्टि डाला, और कैसे जो है यहाँ पे सजीव जगत को हम पढ़ते हैं और सजीव जगत के बारे में हमें पता चला। तो सबसे पहले जो है कार्ल लिनियस महोदय आते हैं, और इन्होंने सन 1707 या 1778 के दशक में इनके द्वारा पहली बार जो है द्विपद्धति नामकरण जो है पद्धति इसके द्वारा लागू किया गया, यानी कि इसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो सबसे आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियस यानी कि कार्ल लीनियस के द्वारा या फिर जो है द्विपद यानी कि द्विपद नामकरण का जो पद्धति है किसके द्वारा लाया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा लाया गया? तो वो लाया गया दोस्तों किसके द्वारा? कार्ल लिनियस के द्वारा लाया गया। और इन्होंने क्या किया था इसमें, सजीवों को दो प्रकार से इन्होंने भी बांटा दोस्तों, और वो बांटा पौधों और जंतुओं के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कार्ल लिनियस ने भी दो प्रकार से जो है जीव जंतुओं को बांटने का यहाँ पे कार्य किया, एक पौधों में और एक जंतुओं पे। ठीक है, और आपसे खासकर ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जो द्विनामकरण जो पद्धति है किसके द्वारा दिया गया? सो द्विनामकरण जो पद्धति है दोस्तों वो दिया था जो है कार्ल लीनियस ने। ठीक है, कब? 1707 से 1878 के मध्य में। वैसे डेट नहीं पूछेगा, फिर भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों, और वो है चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया दोस्तों, और इनकी पुस्तक है वन द
ऑर्गन ऑफ स्पेस, जो कि 1959 में के दशक में इन्होंने ये बुक लिखा था दोस्तों, जिसमें कि जो है जितने भी जीव जंतु है उनकी अवधारणाओं के बारे में यहाँ पे इस बुक में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है विकासवाद की अवधारणा की स्थापना जो है यहाँ पे चार्ल्स डार्विन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, खासकर इसका जो बुक्स है दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और खासकर यदि हम संविदा शिक्षक वर्ग 1 की बात करें, जो कि पहला ही टॉपिक है दोस्तों सिलेबस में, सजीव जगत, तो वर्ग 3 के आधार पर यदि हम देखें, सॉरी वर्ग 1 के दृष्टि से यदि हम देखें, तो कहीं न कहीं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो एक-एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है आर.एच. विकेटर। और आर.एच. विकेटर ने एक ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों एक धमाल मचाया, जिन्होंने जो कि अब 2 वर्ग में नहीं बल्कि इन्होंने 5 वर्गों में, अलग-अलग वर्गों में बाँट दिया, जिसे कहा जाता है 5 प्रमुख जगतों का विभाजन इनके द्वारा किया गया, जिसमें कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया और पादप हो गया और जंतु। इस प्रकार से सबसे पहला जो प्रयास है दोस्तों ज्यादा वर्गों में बांटने का, वो रहा आर.एच. विकेटर का। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और ये एक ऐसा पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ जो कि जो एग्जामों में ये बार बार पूछा जाता है। सो ये आपको याद रखना है, जो कि किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, 5 जगतों का वर्गीकरण। सो ये दिया गया था आर.एच. विकेटर के द्वारा, ठीक है। सो ये याद रखना है दोस्तों। और ये जो विभाजन जो हुआ दोस्तों, यहाँ पे डीएनए और आरएनए के अध्ययन के वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पे सटीकता से बनाया गया, ठीक है, यानी कि इनको रखा गया। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसे कहा जाता है जीनोम अनुक्रमण और आणविक तकनीकी का उपयोग भी इनके द्वारा, यानी कि इस तकनीकी का बढ़ावा भी इनके द्वारा किया गया था। सो इस प्रकार से जो है आर.एच. विकेटर का जो पूरा कार्य है दोस्तों, वो हमने यहाँ पे देखा, इनके द्वारा जो विभाजन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। और खासकर वही पॉइंटों को ज्यादा मैं हाईलाइट करूंगा दोस्तों, और वही पॉइंट इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो है बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। सो यहाँ से जो है आर.एच. विकेटर का जो कार्यकाल है वो यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक है, जो कि हमने अभी तक देखा दोस्तों, जो है पहला अरस्तु को देखा, इसके बाद में जो कॉर्ल लीनियस हो गया, या फिर चार्ल्स डार्विन है, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन का भी आगमन होता है। इसके बाद में जो 5 जगतों का जो वर्गीकरण है, वो जो हमने अभी देखा आर.एच. विकेटर के द्वारा। सो इस प्रकार से जो वैज्ञानिक वो आते गए दोस्तों, और इन्होंने जो है अपना खोज जारी करते रहे, और इस प्रकार से सजीव जगत का जो अध्ययन है बहुत ही अच्छा से और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से किया गया। और इस प्रकार से हम अब जो है सजीव जगत को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम दृष्टि डालते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, और जो सजीवों में जो खासकर जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं दोस्तों, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं दोस्तों सजीव जगत में हमें क्या ऐसा अलग अंतर दिखाई देता है जो हम निर्जीव में देखते हैं। जैसे कि आपने देखा कोई पत्थर है, या फिर कोई ऐसा जो वस्तु है जो निर्जीव है, हम कह सकते हैं जैसे लोहा है ना, तो वो कैसा निर्जीव है, और निर्जीव के बाद में जो सजीव है, उनमें क्या अलग परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें दोस्तों सजीवों में, सो वो हमें देखने को मिलता है वृद्धि, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे जो है समय बढ़ता जाता है या समय में परिवर्तन होते जाता है, वैसे वैसे जो है सजीवों में उसके जो आकार है या आकृति, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके द्रव्यमान में कहीं ना कहीं हमें परिवर्तन आता हुआ नजर आता है। जैसे आप देखते हो दोस्तों कि जो यदि कोई जो है कोई जीव का जो यदि छोटा बच्चा है, या फिर हम देखते हैं कि जो कोई बच्चा जो होता है ना, जब छोटा होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे 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 जो उसकी जो आकृति है, उसका जो द्रव्यमान है, हम कह सकते हैं, या फिर उसका जो वजन है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना। सो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार की जो लक्षण है, वो कहाँ देखने को मिलती है हमें, वो देखने को मिलती है दोस्तों किसमें, सजीवों में, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों, खासकर जो वृद्धि जो हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों, ये कोशिकाओं के विभाजन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, कोशिकाओं के विभाजन के कारण होता है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समय जैसे जैसे बीतते जाता है, वैसे वैसे कोशिकाओं का विभाजन जो है विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। और यही कारण है कि जो है हर सजीव प्राणी में जो है वृद्धि होता है, ठीक है, वो चाहे आकार को लेके हो या फिर द्रव्यमान
द्रव्यमान को लेके हो, ठीक है। सो इन दोनों में कहीं ना कहीं आकृति के तौर पर या द्रव्यमान के तौर पर वृद्धि हमें देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा जो लक्षण है सजीवों का, ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन यही हम यदि हम बात करें दोस्तों निर्जीवों में, तो इस प्रकार से कोई भी लक्षण हमें निर्जीवों में देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ होते हैं या ऐसे जो तत्व होते हैं जो निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, और वो बाहरी रूप से क्या हो जाते हैं, उनकी आकृति में कहीं न कहीं थोड़ा परिवर्तन आपको नज़र आता है, लेकिन वो उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ होता है, बल्कि बाहरी रूप से उसमें जो कण जो होते हैं, जो बैक्टीरिया हम कह सकते हैं या फिर जो कण जो होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है, लेकिन उनमें वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि ये जो वृद्धि के जो लक्षण है वो सामान्यतः किसमें पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में ये जो वृद्धि है दोस्तों, ये खासकर जो पौधे और जंतुओं में आपने देखा होगा, क्योंकि पौधे में तो आप जो है समझ ही पाओगे कि जैसे-जैसे हम कुछ दिन बाद में देखते हैं दोस्तों, तो पौधे की जो हाइट है या फिर पौधे की जो शाखाएँ हैं, वो काफ़ी बड़ी होने लगती है। तो इस प्रकार से जो है जंतुओं में भी पाया जाता है, यानी कि जंतु और जो पौधे हैं, ये दोनों में जो है वृद्धि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है सजीव के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि दोनों में जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पौधों की जो वृद्धि है दोस्तों, ये बहुत ही धीमी होती है, या क्या हम कह सकते हैं कि बहुत कम प्रोसेस होती है वृद्धि का। लेकिन यदि हम देखें दोस्तों जंतुओं में या फिर मानवों में, तो कहीं न कहीं जंतुओं में वृद्धि की जो स्पीड है वो कहीं न कहीं काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? और यदि आपने बाल विकास पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा कि जो जो बच्चे जो होते हैं छोटे, उनमें जो है अंगों का विकास या फिर उनके जो आकृति या फिर आकार में जो वृद्धि होता है ना, वो बहुत ही तेज़ी से 1-2 वर्ष में होने लगता है, ठीक है? सो यदि वो पढ़ा होगा आपने, तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है दोस्तों सजीवों में खासकर प्रजनन, यानी कि जैसा जीव है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जीव है अपने प्रजाति को बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि अपने ही समान के जीव को जन्म देते हैं, अपने कुल को, अपने वंश को बचाने के लिए। सो उसे कहा जाता है प्रजनन। और ये जो लक्षण है दोस्तों, ये किसमें देखने को मिलता है? ये खासकर हमें सजीवों में देखने को मिलता है, जो कि अपने ही समान के नए संतानों का निर्माण किया जाता है, ताकि जो इनका अस्तित्व बचा रहे, इनके जो हम कह सकते हैं इनका जो जाति है वो बचा रहे। अन्यथा यदि हम ये कहें कि यदि जीवों में प्रजनन नहीं होगा, तो जो जीव का जो अस्तित्व है कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा और हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो ये सजीवों में खासकर ये इस प्रकार के जो लक्षण हैं हमें देखने को मिलते हैं, और यह प्रक्रिया सजीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और यदि हम निर्जीवों की बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार से कोई भी जो लक्षण है आपको देखने को नहीं मिलते हैं, है ना? तो ये खासकर सजीवों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इसमें जो प्रजनन जो होता है दोस्तों, सजीवों में खासकर 2 प्रकार से हमें देखने को मिलता है, एक लैंगिक और एक होता है अलैंगिक, है ना? दोनों आपने पढ़ा होगा। सो यदि हम बात करें दोस्तों जंतुओं में, सो जंतुओं में जो खासकर जो प्रजनन जो होता है दोस्तों, वो होता है किसके माध्यम से? लैंगिक के माध्यम से, यानी कि बिना युग्मकों के संतान का जो निर्माण है कहीं न कहीं अलैंगिकता का उदाहरण है ना? और लैंगिक में जो है युग्मकों के माध्यम से जो है संतान की उत्पत्ति यहाँ पे होती है, ठीक है? अब यहाँ पे अलैंगिक का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अमीबा, है ना? कैसा है? अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है? और इनमें द्विविखंडन की जो प्रक्रिया है वो भी हमें देखने को मिलती है अलग-अलग पौधे और जंतुओं में, यानी कि सजीवों में, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में चय-अपचय की प्रक्रिया हमें सजीवों में देखने को मिलती है, जिसमें कि बहुत सारी जो रासायनिक प्रक्रियाएँ होती है, जैसे कि हम भोजन खा रहे हैं और भोजन के बाद में जो भोजन का जो अवशोषण होता है, या फिर अलग-अलग भागों में जो, यानी कि अलग-अलग तत्वों में जो है उसको तोड़ा जाता है ना, तोड़ने के बाद में जो तत्व चाहिए हमारे शरीर को, वो उसका अवशोषण करने के बाद में जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है ना? तो ये दोनों प्रकार की जो प्रक्रियाएँ जो होती है दोस्तों, वो सजीवों में होती है ना? और ये खासकर रासायनिक क्रियाओं का एक समूह होता है, जिसमें कि जो शरीर के भीतर ये सारी जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये शरीर के भीतर होती है, और ये सामान्यतः 2 प्रकार से होती है। एक होता है उत्प्रेरण और एक होता है अपचयन, या फिर
उपचय या फिर अपचय आप कह सकते हैं। सो उपचय क्या होता है दोस्तों, इसमें निर्माणात्मक होता है, यानी कि यदि हम कहें दोस्तों, यदि आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद में आपका पाचन हो, यानी कि अलग अलग तत्वों यानी कि अलग अलग भागों में उसे तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में उसका अवशोषण हो रहा है ना, जो कि आपको एनर्जी के रूप में प्राप्त हो रहा है वहां भोजन के माध्यम से, ठीक है, वो पोषक तत्व आपको मिले। सो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माणात्मक हो रहा है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, आपके बॉडी के लिए जो एनर्जी था वो बन के आपके पास में तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम अपचय की बात करें दोस्तों, तो अपचय में क्या होगा कि अब यहाँ पे विनाशात्मक यहाँ पे प्रक्रिया होती है। विनाशात्मक प्रक्रिया कैसे, जैसे आपके पास में जो एनर्जी, जो भोजन था दोस्तों, उसका अवशोषण कर लिया गया, एनर्जी बना लिया गया, इसके बाद में जो अपशिष्ट जो पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका हम कह सकते हैं कि विघटन कर दिया जाता है। तो वो किस प्रकार का है, वो पदार्थ होता है दोस्तों, या वो जो भोजन होता है वो विनाशकारी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक निर्माणात्मक होता है और एक विघटनात्मक, यानी कि विनाशात्मक आप कह सकते हैं। सो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं, इस प्रकार की जो लक्षण है, कहीं ना कहीं आपको सजीवों में देखने को मिलती है, ना कि निर्जीवों में, क्योंकि निर्जीवों में ना तो आप उसको भोजन दे सकते हो, या फिर या ऐसी कोई जो है रासायनिक प्रक्रिया या फिर रासायनिक प्रोसेस जो हम कह सकते हैं दोस्तों, आंतरिक तौर पर वो हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये उपचय आपने समझा होगा दोस्तों। इसके बाद में उपचय को हमने यहाँ पे देख लिया था, जो कि निर्माणात्मक और विघटनात्मक है, ठीक है। तो ये स्लाइड डबल आ चुका है। इसके बाद में एक जो प्रक्रिया हमें खासकर देखने को मिलती है दूसरी सजीवों में, वो देखने को मिलती है अनुक्रिया क्षमता, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, सजीवों में पर्याप्त, यानी कि पर्यावरण के आधार पर अपने परिवर्तन या अपने अनुभवों के प्रतिक्रिया अनुभव के आधार पर प्रतिक्रिया को दर्शाने की जो गुण है, दर्शाने के जो लक्षण है, वो हमें खासकर जो है सजीवों में देखने को मिलती है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि जब भी बरसात आता है तो हम छतरी निकाल लेते हैं, और यदि हम कहें दोस्तों कि जब भी जो है ठंड आती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, या फिर हम कहें कि यदि हम अदर स्टेट में बात करें, या फिर जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बरसात होती है, या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो कहीं ना कहीं सजीवों में अलग अलग वातावरण के आधार पर या पर्यावरण के आधार पर जो है अलग अलग लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। सो ये कहलाता है अनुक्रिया क्षमता। और उन लोगों में जो क्षमता जो होती है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हिमालय क्षेत्र के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि वहाँ पे बरसात और ठंड का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं काफी अति होता है। और यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं पानी काफी कम मात्रा में होता है, और धूप धूप जो है कहीं ना कहीं काफी अधिक होता है। तो वहाँ जहाँ जहाँ जैसा जैसा वातावरण है, वहाँ के लोगों में जो सहनशीलता है, या हम कह सकते हैं कि उनको सहन करने की जो क्षमता है, वो जो है मौसम के आधार पर या परिस्थिति के आधार पर वो अपने आप को ढाल सकते हैं या अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ये प्रक्रिया जो है मौसम के आधार पर अलग अलग में अलग अलग प्रक्रिया को देखते हुए अलग अलग व्यक्तियों में कहने की क्षमता हमें देखने को मिलती है, और ये खासकर सजीवों में ही आपको देखने को मिलती है। बहुत बार आपने देखा हो दोस्तों कि कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं, जब आप हाथ लगाते हो तो वो कैसे होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो है अनुक्रिया क्षमता के आधार पर हम इनको पढ़ते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है दोस्तों, ये पूरे जो लक्षण है, ये आपको सजीवों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों संगठन स्तर, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो शरीर है, शरीर का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सबसे पहले कोशिकाएं होती हैं, और कोशिकाएं मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, या उत्तक जो बनेंगे, और उत्तक बन के क्या बनेंगे, अंग का निर्माण होता है, और अंग के बाद में तंत्र बनता है, और इस प्रकार से एक जीव का निर्माण होता है। तो ये जितने भी जो तत्व है, हम कह सकते हैं कि जो कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, फिर अंग हो गया, या फिर तंत्र हो गया, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा किसका एक संगठन का एक रूप है, और इन सब के माध्यम से क्या बनता है, एक जीव बनता है। और यही प्रक्रिया यदि हम देखें दोस्तों निर्जीवों में, तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया जो है हमें निर्जीवों में नहीं देखने को मिलता है। ये खासकर हमें सजीवों में देखने को मिलता है। और ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, वो चाहे पेड़ पौधे हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी जीवित जो जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, उन सब में इस प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आता है अनुकूलन दोस्तों, जो कि पर्यावरण के आधार पर या पर्यावरण के अनुसार जो है शरीर में होने वाले जो परिवर्तन है उनको सहन करना। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ समय पहले ही एक उदाहरण दिया था रेगिस्तान, यानी कि राजस्थान का, जो कि आप सभी को पता है कि वहां में जो कुछ ऐसे जीव होते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि पानी ना के बराबर में मिलता है, यानी कि पानी जो है बहुत कम मिलता है। सो इसीलिए वहां में कुछ ऐसे जीव है दोस्तों, और उनमें एक ऐसा अलग लक्षण हमें देखने को मिलता है। जैसे ऊंट आपने देखा होगा दोस्तों, जो कि
ये क्या करते हैं, पानी को संरक्षित यानी कि बहुत दिनों तक पानी को संरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ के जो जीव जंतु है उन्हें पता है कि जो पानी है उन्हें आसानी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे जंतु है जो कि अनुकूल परिस्थिति के आधार पर जो है अपनी जो है सुरक्षा क्षमता या फिर अपनी संरक्षित क्षमता को बनाए रखते हैं। ठीक है, और ये हमें खासकर सजीवों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में विकास एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं दोस्तों पॉइंट है जो कि सजीवों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो या फिर अन्य कोई भी जीवित प्राणी हो, सभी में विकास की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि दीर्घकाल से लेकर जो है उत्पन्न परिवर्तन को परिवर्तन जो नए प्रकार के जो जीवों का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान जो दिया दोस्तों चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने एक सिद्धांत भी इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, विकास का सिद्धांत। और ये पूरा विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, इसका क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि यदि आपके पास में टाइम हो तो वो आप देख लीजिएगा, जो कि काफी लंबा क्लास है लेकिन मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे फैक्ट डाला हुआ है। इसके बाद में एक बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया हमें सजीवों में देखने को मिलती है दोस्तों, वो देखने को मिलती है जीव द्रव्य, यानी कि जितने भी ये जो जीवित प्राणी होते हैं दोस्तों, जीवित जो सजीव जो होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है। और जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था दोस्तों कि कोशिकाएं जुड़कर क्या बनते थे, उत्तक बनते थे। यही प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं कोशिकाओं के लिए जीवद्रव्य जो है दोस्तों कोशिकाओं के भीतर एक जीवित पदार्थ के रूप में पाया जाता है दोस्तों। इसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक इसमें शामिल होता है, और कोशिकाएं जितने भी कार्य करती है दोस्तों, वो चाहे हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस यदि हो रहा है, रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है या भौतिक प्रक्रिया यदि हो रहा है, तो वो किसके माध्यम से होता है, जीवो यानी कि जीवद्रव्य के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये भी सजीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है, और इसमें जीवन का भौतिक आधार माना जाता है दोस्तों, किसको, जीवद्रव्य को। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों श्वसन की ओर, और ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं सजीवों का लक्षण है, जिनमें कि जितने भी सजीव है वो चाहे पेड़ पौधे हो या फिर अन्य कोई सजीव जीव हो, जिनमें सभी में जो है श्वसन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। यदि हम जंतुओं की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो सजीवों में श्वसन होता है, और एक यानी कि सजीव श्वसन होता है और एक होता है अजीव श्वसन। सजीव श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा, और अजीव श्वसन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया जो है सभी सजीवों में होता है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर हमें सजीवों में देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम निर्जीवों की बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार के कोई यानी कि इस प्रकार का कोई लक्षण हमें निर्जीवों में नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद में आप सभी को पता है कि यदि हमें जीवित रहना है तो हमें पोषक पदार्थ या फिर हमें भोजन चाहिए, और भोजन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को चलाने के लिए, या फिर हमारे कोशिका यानी कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको जो है वर्क करने के लिए आपके पास में एनर्जी होना चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, भोजन के माध्यम से मिलता है। और प्रत्येक जीवित जीव है दोस्तों, वो सब जो है यानी कि भोजन के माध्यम से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो चाहे स्वपोषी के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो या फिर विषमपोषी के माध्यम से। सामान्यतः दो प्रकार की जो है यानी कि पोषण हमें देखने को मिलता है। एक स्वपोषी होता है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाता है, और आप सभी को पता है दोस्तों कि अपना भोजन जो स्वयं बना रहा है वो है केवल पौधे, क्योंकि पौधे के माध्यम से पौधे ही ऐसे जो हम कह सकते हैं दोस्तों सजीव है जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपने यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के कारण जो है अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आता है दोस्तों परपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें कहा जाता है परपोषी। और परपोषी के जो उदाहरण है दोस्तों हम खुद, क्योंकि हम जो भी भोजन खा रहे हैं या तो हम जंतुओं से ले रहे हैं या फिर पादपों से ले रहे हैं, है ना। अब पादपों से कैसे, पादपों से जो आप अनाज खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, चावल खा रहे हो, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, पौधों के माध्यम से मिल रहा है। यही हम जंतुओं की बात करें दोस्तों, उसमें बहुत सारे जो बांस है या फिर दूध है, ये कहाँ से मिल रहा है दोस्तों, हमें जंतुओं से मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पोषण है हम या तो जंतुओं से लेते हैं या फिर
पौधों से लेते हैं। और यदि हम सजीवों की बात करें दोस्तों, तो सजीव जो है पोषण यानी कि पोषण जो है स्वपोषी और विषमपोषी के माध्यम से ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मृतोपजीवी जो होते हैं, जो कि सड़े गले पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। सो वो भी आप देख देख लीजिएगा, और ये खासकर सजीवों में ही पाया जाता है इस प्रकार का लक्षण। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रजनन। वैसे हमने देख लिया था, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि नई संतानों का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो सजीवों में हमें देखने को मिलती है, जिससे कि वे अपने अस्तित्व को बचा सके, अपनी जाति को बचा सके, है। तो इसके लिए जो है एक नया यानी कि एक जीव जो है एक अपने अपने ही समान का एक नया जीव को जन्म देती है, ठीक है। और यह खासकर लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का होता है, और ये दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, लैंगिक में नर एवं मादा युग्मकों का मिलन मिलन के माध्यम से एक नए जीव का निर्माण होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया, पशु हो गया। इसके बाद में एक आता है दोस्तों अलैंगिक प्रजनन, और ये खासकर जो है अमीबा और अमीबा जैसे जो हम कह सकते हैं दोस्तों सजीवों में ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें यहाँ पे कोई युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने सजीवों के जितने भी पॉइंट थे दोस्तों उनको बहुत ही अच्छा से देखा, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने देखा दोस्तों, जहाँ से सभी शिक्षक वर्ग में क्वेश्चन पूछे गए, कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंटों से पूछे हैं। सो आप इन क्लासेसों को अच्छे से देख लीजिएगा, और ये मेरा पहला क्लास है, और ऐसे ही मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। सो आप हर रोज का क्लास देखते जाइएगा। अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों की ओर, और अब आपको पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं इन टॉपिकों से। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आलैंगिक प्रजनन का उदाहरण आपको बताना है कि आलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है। सो आपने देखा दोस्तों यहाँ पे आलैंगिक उदाहरण का जो प्रजनन है क्या है, सॉरी आलैंगिक प्रजनन का जो उदाहरण है वो क्या है, अमीबा यानी कि द्विविखंडन। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे द्विविखंडन इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है सजीवों के जनक किसे कहा जाता है। सजीवों का जनक क्या है, कौन है दोस्तों। तो आपने देखा सजीवों का जो जनक है वो है अरस्तु, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सजीवों का सॉरी विकास का सिद्धांत किसने दिया था। सो आपको पता है दोस्तों विकास का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसके बाद में 5 अब क्वेश्चन आ ही गया दोस्तों, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा था, वो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल रहा है, जिसमें कि सजीवों को 5 प्रमुख जगतों में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। सो आपने देखा था दोस्तों R.H. विकेटर महोदय के द्वारा, ठीक है। सो ये इसके द्वारा 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जीव द्रव्य क्या है। सो जीव द्रव्य क्या है दोस्तों, कोशिका के भीतर में जीवित एक द्रव्य पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। और जीवों का जो पूरा जीवन जो है दोस्तों इसी आधार पर जीवों में जो प्रक्रिया है, या फिर जीव कब तक जीवित रहेगा, ये जो पूरी जो प्रक्रिया हम कह सकते हैं, या फिर जो संभावना है, कहीं ना कहीं जीव द्रव्य पदार्थ के माध्यम से ही हम अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने सजीव जगत को बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास किया। ये मेरा पहला क्लास था दोस्तों, और इसमें यदि आप और डिटेल में चाहते हो तो आप कमेंट्स करें, या फिर इस क्लास में और यदि कुछ बदलाव चाहते हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उसी प्रकार से क्लास को समझने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू, और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।